नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा दोस्तों। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कार के म्यूजिक सिस्टम में मध्यम वॉल्यूम पर मनोहर जी का ये फेवरेट गाना बज रहा था। मनोहर जी अपनी बेटी श्वेता को मुंबई से पुणे उसे उसके हॉस्टल छोड़ने जा रहे थे। यह गाना इस सिचुएशन पर बिल्कुल सही बैठता था। श्वेता के पापा भी साथ साथ गुनगुनाने लगे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। क्यों, सही है ना बेटा? थोड़ी बहुत परेशानी तो हर जगह होती ही है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते जाना है मेरा शेर बच्चा। जी पापा। बेटा, तुमने जो कोर्स चुना है तुम्हारा अपना फैसला है। अब अच्छे नंबर भी ले आई तो एडमिशन भी हो गया। मम्मी की बातों का बुरा मत मानना, उनका स्वभाव ही ऐसा है, बिना वजह टेंशन करती रहती हैं। जी पापा, वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि फॉरेंसिक साइंस आखिर है क्या। बस टीवी पर क्राइम पेट्रोल देख देख कर यही सोचती हैं कि मुझे लाशों के बीच में ही रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, यह मम्मी नाम की चीज होती ही ऐसी है। मैं और तुम इसमें कोई बदलाव ला ही नहीं सकते। वो तो चाहती है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम पीजी करो ही नहीं, जल्दी से तुम्हारी शादी कर दी जाए। अब जब तक शादी के लिए कोई अच्छा लड़का ना मिले तुम मुंबई में ही कोई जॉब कर लो, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, ऐसा कहा मम्मी ने आपसे? आप उन्हें कह दीजिएगा मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी पापा, मुझे पीजी करनी ही है, और वो भी पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस से, बस चाहे कुछ भी हो जाए। अरे तो मैं कब मना कर रहा हूँ बेटा, चल तो रहे हैं ना हम। अच्छा एक बात बता, तू वहाँ रह तो लेगी ना हॉस्टल में? नॉट अगेन पापा, अब फिर से मुझे इमोशनल कर रहे हैं, बार बार ऐसे पूछेंगे तो मैं रो दूंगी। नहीं नहीं बेटा, बस मन को थोड़ा कड़ा करना पड़ता है, कभी तुझसे दूर रहा नहीं ना, इसलिए दिल कच्चा हो जाता है। अच्छा, अभी तो इतना मोटिवेशनल सॉन्ग आ रहे थे और अब खुद ही। दोनों हंसने लगे। पुणे स्थित फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में श्वेता का एडमिशन उसके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। मनोहर जी भी हमेशा उसे प्रोत्साहित कर उसका मनोबल बढ़ाते रहते थे। पहली बार घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने जा रही थी। माता पिता का थोड़ा चिंतित होना लाजमी था। कॉलेज पहुंचकर श्वेता ने अपने पापा को हॉस्टल की वार्डन से मिलवाया। हॉस्टल कॉलेज के कैंपस में ही था। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवाकर वार्डन मैम ने मनोहर जी को आश्वासन दिया कि अब वह निश्चित होकर जा सकते हैं। बाय पापा, मम्मी और सनी को प्यार देना, लव यू एंड टेक केयर। बाय बेटा, लव यू टू। बहुत से फ्रेशर उसी दिन पहुंचे थे। उस दिन का रेस्ट देकर अगले दिन फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद से क्लास शुरू हो गई। श्वेता ने गौर किया कि यहाँ पढ़ने वालों में लड़कियों का अनुपात कम था। गर्ल्स हॉस्टल में भी अधिकतर कमरे खाली ही थे। श्वेता ने जल्दी ही सहेलियाँ बना ली, क्योंकि क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक ब्रांच में गिनकर कुल 5 लड़कियाँ ही थी, बाकी सब लड़के थे। उनके सीनियर बैच में भी कुल 4 ही लड़कियां थी। 2 साल का ही तो कोर्स था, मतलब पूरे हॉस्टल में कुल 9 लड़कियां थी। क्लास की समाप्ति के बाद हॉस्टल में सभी सीनियर्स ने फ्रेशर्स को बुलाया। हंसी मजाक के साथ थोड़ी बहुत रैगिंग हुई। सीनियर्स ने हॉस्टल के नियमों से सभी को अवगत कराया गया। फिर कोई ना कोई टास्क दिया गया। पिछले साल की टॉपर अंजलि ने सभी नई लड़कियों को मोचरी में जाकर गाना गाने को कहा। अरे भाई,
जब सब्जेक्ट ही लाशों वाला लिया है तो डर कैसा। चलो शुरू हो जाओ, अकेले अकेले जाना, पांचों साथ नहीं जाएंगी, अंजलि ने फरमान सुना दिया। मौचरी वो जगह जहाँ शव रखे होते हैं, यह जगह गर्ल्स हॉस्टल के बिल्कुल पास वाली बिल्डिंग में ही थी। श्वेता और उसकी चारों सहेलियाँ नेहा, रुचि, रजनी और कृतिका हॉस्टल की सीढ़ियाँ उतरते हुए अंजलि को कोस रही थी। पता नहीं क्या समझती है खुद को, नेहा ने दांत पीसते हुए कहा। पर यार इनसे ही काम पड़ेगा सारे साल, जो कह रही हैं चुपचाप मानते जाओ, कृतिका ने सभी को समझाया। श्वेता की परवरिश ऐसी थी कि उसे डर नहीं लगता था। उसने कहा, गर्ल्स चिल, मैं तो यह सोच रही हूँ कि गाना कौन सा गाऊंगी। रुचि भी थोड़ी दबंग टाइप की लड़की थी। वह बोली, आ देखे जरा किसमें है कितना दम, ये कैसा रहेगा। नहीं, मेरा गाना होगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। उसके गुनगुनाने से माहौल थोड़ा लाइट हो गया। कुछ ही देर में वे सब मोचरी के बाहर खड़ी थी। रात हो चुकी थी, झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। बाहर एक बहुत ही पतला दुबला गार्ड बैठा ऊँघ रहा था। भैया, अंजलि दी ने भेजा है, अंदर चले जाएं। ओ भैया, सो रहे हो क्या? रजनी ने हिलाया तो सभी की चीख निकल गई। वो एक कंकाल था जो छूने से एक तरफा लुढ़क गया। श्वेता को छोड़ सभी लड़कियां चिल्लाती हुई वापस हॉस्टल की सीढ़ियों की तरफ भागी। तभी अंजलि और उसकी सहेलियां हंसती हुई सामने प्रकट हो गई। तुम्हें डर नहीं लगता श्वेता? बड़ी दिलेर बनकर यहीं खड़ी हो, भागी नहीं तुम? डर तो लगा बॉस, पर इस बात का कि ये पीओपी का कंकाल अगर टूट गया तो फाइन हमें भरना पड़ेगा। श्वेता ने रुआ से होते हुए कहा। भाई, दिल जीत लिया श्वेता तुमने, क्या डेयरिंग टाइप लड़की हो तुम, अंजलि ताली बजाते हुए बोली। और तुम सब ऐसे पढ़ोगी क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक? अरे जिगर होना चाहिए ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, इसलिए तो कम लड़कियां आती हैं यहाँ। और वो पीओपी वाला कंकाल है, लैब में उठाकर रख देना। गार्ड छोटे लाल आज छुट्टी पर हैं। इसके बाद दोनों सीनियर जूनियर में दोस्ती हो गई। हॉस्टल में 15 कमरे थे, जिनमें से 6 कमरे ही इस्तेमाल होते थे। 2-2 लड़कियां हर कमरे में। एक में वार्डन एक लड़की को बिना शेयरिंग वाला कमरा अलॉट हुआ था। वो थी श्वेता। उसे अकेले कमरे में रहने से कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा हॉस्टल में डाइनिंग रूम, लाइब्रेरी, कॉमन रूम, किचन सभी कुछ था। कॉलेज से फ्री होकर ये 9 लड़कियां खूब धमा चौकड़ी मचाती। वार्डन मैम बीच बीच में टोकने आ जाती थी। एक शाम अंजलि ने सबको हॉस्टल की लाइब्रेरी में बुलाया और एक किताब दिखाई जिस पर लिखा था, कमज़ोर दिल वाले अकेले में नहीं पढ़े। सभी को बड़ी उत्साह हुई कि भला इस किताब में ऐसा क्या है। अंजलि ने पढ़ना शुरू किया, बाकी सब पास में बैठ गई। इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो दिलचस्पी बढ़ती ही जाएगी। आसपास की रूहानी ताकतें हरकत में आ जाएंगी। आप चाहे तो उनसे बात कर सकेंगे। ओ माय गॉड, क्या है ये? आगे पढ़ूं? पढ़ आत्माओं से बात करने के लिए आपको मानसिक रूप से तनावरहित होना होगा। यह आपको डराएगी, पर आपको विचलित नहीं होना है। ईश्वर का नाम जप कर इन्हें भगाने की कोशिश नहीं करें, वरना कुछ अतप्रत आत्माएं और उग्र हो जाएंगी और इनका नाम भी ना पुकारे। इससे उनको शक्ति मिलती है और यह उसी शरीर में घुस जाती है। बाप रे, आत्माएं अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी, ये आपकी किस्मत है। आपको एक सफ़ेद कागज़ पर एक सिक्का रखना होगा, आत्माओं का आह्वान करना होगा। कुछ देर बाद सिक्का हिलने लगेगा, तब वह आत्मा उसमें प्रवेश कर चुकी होगी। सफ़ेद कागज़ पर एक तरफ ABCD लिखना और एक तरफ
1 से लेके 10 तक लिखना। सिक्के में घुसी आत्मा अक्षर जोड़ जोड़ कर आपको जवाब देगी। इसके बाद आप उसको वापस लौट जाने को कहेंगे, लेकिन वो उस पर निर्भर है कि वो जाती है या नहीं। पढ़कर अंजलि ने किताब बंद कर दी। यार, यह तो बहुत डरावनी है। चलो बुलाते हैं ना आत्माएं। यह भी हमारे डर को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग का ही पार्ट होगा, श्वेता ने कहा। सब श्वेता की बात मानकर एक लॉन टेबल पर आकर बैठ गए। सफ़ेद कागज पर एक तरफ ABCD लिखा गया, एक तरफ 1 से लेके 10 तक। सभी लड़कियां मन में आत्माओं का आवाहन करने लगी। तभी तेज हवाएं चलने लगी। लाइब्रेरी की खिड़कियों के दरवाजे भाड़ भाड़ की आवाज़ के साथ बजने लगे। कुछ देर में लाइट भी चली गई। सभी लड़कियों को डर लग रहा था। पेपर पर रखा सिक्का हिलने लगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। सिक्के ने चल चल कर अपने नाम की स्पेलिंग बताई। मंजरी। मंजरी। ओ अच्छा, अंजलि ने कहा। अपना नाम सुनते ही सिक्का हवा में उछला और गिर गया। तभी सबने गौर किया कि अंजलि की मुस्कान कुटिल हो गई और आंखें विस्तृत। आवाज़ भी बिल्कुल बदल गई। क्यों बुलाया मुझे? अंजलि ने अपने बाल खोल दिए। अंधेरे कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लड़कियों की घिघी बंद हो गई। यहाँ जीने नहीं दिया और अब मर गई तो वहाँ से भी बुला लिया। कमरे में अंधेरा था। श्वेता को लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। शायद कोई सहेली होगी। अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। कैसे हुई मृत्यु? श्वेता ने पूछा। तीनों लोगों ने मेरी जान ले ली। मैं जीना चाहती थी, उसी का बदला लेना चाहती हूँ। अंजलि को छोड़ दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सभी लड़कियां लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। सभी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी वार्डन मैडम ने दरवाज़ा खोला। क्या शोर मचा रखा है? चलो अपने अपने कमरे में। उनके साथ छोटे लाल भी था। छोटे लाल, तुम ताला लगाओ लाइब्रेरी को। अचानक अंजलि नॉर्मल हो गई। सब लड़कियां चुपचाप लाइब्रेरी से बाहर चली गई। अच्छा, तो यह सब अंजलि का झूठा ड्रामा था। ये भी कोई तरीका है? सभी जूनियर अब अंजलि से नाराज थे, लेकिन श्वेता को यकीन था कि सचमुच कोई आत्मा थी वहाँ। अपने कमरे में आने के बाद उसने देखा कि उसके हाथ में खून लगा हुआ था और वो सिक्का भी उसके हाथ में था, जिसे अंधेरे में किसी ने उसे पकड़ाया था। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने ही हॉल में झांक कर देखा, अंजलि थी। श्वेता ने दरवाज़ा खोल दिया। अंजलि अंदर आ गई। तुमने अच्छा नहीं किया अंजलि, आज के बाद कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, श्वेता ने नाराज़गी जताई। मेरी बात सुनो श्वेता, मैंने तो जो नाटक किया सो किया, लेकिन मैंने सच में अनुभव किया कि कोई तो था वहाँ। इनफ अंजलि, इनफ। और कोई ड्रामा नहीं। नहीं, सच में, तुम्हारी कसम श्वेता। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि तुम डरपोक नहीं हो, निडर हो। जब मैं अपने रूम में गई तो मैंने देखा मेरे हाथ पर खून लगा हुआ था, और यह देखो गर्दन पर नील। यह तो पहले नहीं था। अंजलि रहस्यमय तरीके से सारी बातें बता रही थी। हाँ, सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा कुछ फील हुआ। मेरे हाथ पर भी खून लगा था। दोनों पलंग पर बैठी हुई थी कि इन्होंने देखा कमरे की लाइट जलने बुझने लगी और पास लगी सीनरी से खून टपकने लगा। दोनों एक दूसरे से सट कर बैठ गई। माथे पर पसीना आने लगा। फिर श्वेता ने हिम्मत करी, उठकर एक कपड़े से खून साफ किया, पर यह क्या, साफ करने के बाद सीनरी ही बदल गई। वहाँ पर एक लड़की की तस्वीर बन गई। वह जल्द से जल्द वहाँ से हट गई। एक घुटी घुटी सी चीख उसके मुंह से निकल गई। अंजलि को भी डर लग रहा था। दोनों बाथरूम में घुस गई। पसीना छूट रहा था। चेहरा धोने के लिए जैसे ही वॉश बेसिन का नल खोला, पानी की जगह खून गिरने लगा और शीशे पर अपने आप खून से सने हुए अक्षर
उभरने लगे। मुझे न्याय चाहिए, मेरी मदद करो। अंजलि ने पूछा, कौन हो तुम? मंजरी, अक्षर उभरने लगे। दोनों डरकर बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर कुत्ते के भयानक रूप से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जोर से आंधी चल रही थी। भयावह वातावरण बना हुआ था। अंजलि, हमें इससे पूछना चाहिए कि ये हमसे क्या चाहती है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है श्वेता, तुम ही पूछो। बताओ मंजरी, हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? सामने लगी तस्वीर में से आवाज़ आने लगी। यूं लगा जैसे तस्वीर में उभर आई लड़की कुछ बोल रही है। तुम्हारे कॉलेज की मोचरी में मेरा शव पड़ा है। सबने मेरी मृत्यु को आत्महत्या मान लिया है, जबकि मेरी मृत्यु जहर देने से हुई है। मेरे पति और उनके माता पिता ने मुझे जहर देकर मेरी हत्या कर दी। उसके बाद शव को फांसी पर लटका दिया। अंजलि और श्वेता स्तब्ध रह गई। वे सांस रोककर सुनती रही। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मृत शरीर की सही जांच करवाओ और इस सच को उजागर करो और उन दरिंदों को सजा दिलवाओ। हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। श्वेता ने उसे आश्वस्त किया। तभी खन की आवाज़ के साथ श्वेता के हाथ से सिक्का गिर गया और तस्वीर पहली जैसी हो गई। तभी उसने देखा कि अंजलि वहाँ नहीं थी। तो क्या वह सपना देख रही थी? नहीं, सब सच था। वह सुबह अंजलि से पूछेगी। सर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए कुछ देर के लिए वह सो गई। अगले दिन अंजलि उसके पास आई और सारा अनुभव सुनाया कि कैसे मंजरी ने उनसे न्याय मांगा है, और यह भी रात को श्वेता उसके कमरे में आई थी। मैं आई थी? अंजलि, तुम आई थी मेरे कमरे में, श्वेता ने जोर देकर कहा। इसका मतलब मंजरी हम दोनों से मदद चाहती है। दोनों ने जाकर कॉलेज के डीन से मंजरी के मृत शरीर की दोबारा से फॉरेंसिक जांच कराने के लिए आग्रह किया। सर ने उनकी बात मान ली। दोबारा जांच में जहर के ट्रेसे पाए गए। अंजलि और श्वेता ने मिलकर रिपोर्ट तैयार करी और क्राइम ब्रांच को भेजी। दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मंजरी के साथ न्याय हुआ। वह फिर कभी किसी को डराने नहीं आई। अगले दिन संडे था। अंजलि और श्वेता ने सहेलियों के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया। ट्रैवल टैक्सी कर ली थी। गाना चल रहा था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। तो चलिए दोस्तों, आज की दूसरी कहानी सुनते हैं। मेरा नाम पूजा है और मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं अपनी मौसी के यहाँ समर वेकेशन पे गई थी। मेरी एक कज़न है जो मेरे ही उम्र की है और हम शरारत भी बहुत करते हैं, इसलिए हमें अक्सर डांट भी पड़ती रहती थी। हम दोनों को स्कूटी पे घूमना बहुत पसंद था। मेरी कज़न एक छोटे शहर में रहती थी। वहाँ रात के 9 बजे ही सब सोने चले जाते थे। मुंबई जैसे शहर में रहने के कारण मुझे इतनी जल्दी सोने की आदत नहीं है। एक दिन मैंने और मेरी कज़न ने प्लान किया कि रात को जब सब सो जाएंगे तो हम चुपके से स्कूटी लेके सैर के लिए निकल जाएंगे। जैसे ही रात हुई, हम दोनों चुपके से घर के पिछले दरवाजे से दबे पांव निकले और स्कूटी को धक्का दे के थोड़ा आगे चले गए, ताकि स्कूटी की आवाज़ से किसी की नींद ना टूटे और हम पकड़े भी ना जाएं। थोड़ा आगे जाते ही हमने स्कूटी शुरू की और निकल पड़े। हम लगभग 11 के करीब निकले थे और सबके जल्दी सो जाने की वजह से सड़क पूरी खाली थी। स्कूटी मेरी कज़न चला रही थी। हमने सोचा हाईवे के पास वाले ढाबे पे जाके चाय पी के वापस घर आ जाएंगे। हाईवे जाने के 2 रास्ते थे, एक हमारे मोहल्ले से होकर और एक कब्रिस्तान के सामने वाला रास्ता था। हमने कब्रिस्तान के सामने वाला रास्ता चुना ताकि हमें गलती से भी कोई इस वक्त बाहर घूमते हुए ना देखे। वो पक्का रास्ता तो था,
पर कहीं कहीं गड्ढे भी थे, जिसके कारण हम धीरे जा रहे थे। स्ट्रीट लाइट भी थी उस रास्ते पे। हम मज़े से हंसते बातें करते जा ही रहे थे कि मुझे साइकिल की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा एक आदमी दूध के कैन्स लेकर धीरे धीरे साइकिल चला रहा था। दूर होने की वजह से उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। उसे देखकर हमें डर लगा कि अगर ये कोई पहचान वाला होगा तो हमारी शिकायत करेगा घर पे, और साथ ही साथ हमें अजीब भी लग रहा था कि इतनी रात को ये कहाँ दूध देने जा रहा है। हम स्कूटी पे थे, इसलिए हमने सोचा कि वो हमारे पास जल्दी नहीं आ सकता, क्योंकि वो बहुत ही धीरे धीरे साइकिल चला रहा था। हम फिर से हमारी बातों में लग गए। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने इधर उधर देखना शुरू किया। जब मेरी नज़र सड़क पर पड़ी तो मैंने देखा हमसे कुछ ही दूरी पर उस साइकिल वाले की परछाई थी। मैंने सोचा इतनी जल्दी और बिना किसी आवाज़ के ये इतना पास कैसे आ गया। तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तब मैं चौंक गई, क्योंकि वो साइकिल वाला अभी भी हमसे बहुत दूर था। मैंने उसकी परछाई फिर से देखी, वो अभी भी वहीं थी और धीरे धीरे हमारे और करीब आने लगी। ये नज़ारा देख के मैं बहुत डर गई और मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। स्कूटी के मिरर में मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर मेरी कज़न ने पूछा क्या हुआ, और मैं जैसे अचानक से होश में आ गई और उससे बोली जल्दी से स्कूटी की स्पीड बढ़ा। मेरा ऐसा चेहरा देख के मेरी कज़न ने भी बिना कोई सवाल पूछे स्पीड बढ़ा दी। मैंने अपने कज़न को सारी बात बताई और वो भी डर गई। रास्तों में गड्ढे होने की वजह से स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ सकी। वो परछाई धीरे धीरे हमारे करीब आती जा रही थी। हमें लगा शायद ये हमारा आखिरी दिन होगा, और इतने में मेरे कज़न का फ़ोन बजा। उसने हनुमान चालीसा की रिंगटोन रखी हुई थी और उसका फ़ोन बजते ही वो परछाई रुक गई। यह देख के हमने भी हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। कुछ ही दूरी पर वो ढाबा हमें दिखा और हमने सीधा वहीं जाकर हमारी स्कूटी रोकी। हमारे डरे हुए चेहरे देखकर ढाबे वाले ने पूछा क्या हुआ, इतना क्यों डरे हुए हो और इस समय अकेले क्या कर रहे हो। हमने हमारी सारी आप बीती ढाबे वाले को सुनाई और उसे यह जानकर बिल्कुल भी कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि शायद हम पहले ऐसे नहीं थे जिसके साथ ये हुआ है। ढाबे वाले ने बताया रात के समय कोई भी नहीं जाता उस रास्ते से, क्योंकि पता नहीं कौन सी बुरी बला पीछे पड़ जाए। आपको अगर कॉल नहीं आता तो शायद आप बच भी ना पाते। यह सुन के मुझे अचानक से याद आया कि हमें कॉल आया था। मुझे लगा शायद घर में से किसी का कॉल होगा और शायद उन्हें हमारे घर में ना होने की खबर लग गई होगी। मेरी कज़न ने जल्दी से देखा कि किसका कॉल है, तो वहाँ कोई मिस्ड कॉल नहीं था। इसका मतलब कोई कॉल नहीं आया था। हम दोनों सोच में पड़ गए कि वो किसका कॉल था जिसकी वजह से हमारी आज जान बच गई। हम दूसरे रास्ते से घर के लिए निकल गए और इतनी रात में लड़कियों को अकेले नहीं जाना चाहिए, यह कहकर ढाबे वाले चाचा ने हमें घर तक छोड़ा। आज तक हमें नहीं पता चला कि वो कॉल किसकी थी। तो दोस्तों, आप में से किसी को पता है कि वो कॉल किसकी थी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों, ये स्टोरी मुझे भेजी है सार्कास्टिक मुलगी यूट्यूब चैनल ने। तो दोस्तों, लिंक मैंने इनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उनको भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।